सबसे स्मार्ट लर्निंग चैनल ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। पहले हम एक ही हुए करते थे, आज भी यहाँ के सिविलियंस, पाकिस्तान के सिविलियंस एक जैसे ही है। पर पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, जियो पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, तो आज इन दोनों देशों में बहुत कुछ हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट द कश्मीर सिचुएशन, इट इज़ ऑल्सो कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर के इम्पैक्ट्स क्या है हमारे दो देशों पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे सर। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? 1947 से करें? चलिए 1947 से ही लेते हैं। तो इस वर्ष में दोनों देशों का जन्म हुआ, सो टू से, एज मॉडर्न नेशन स्टेट्स। पहले एक ही भारतवर्ष था, अब उनका बंटवारा हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया, एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और फिर आगे बढ़ी कहानी। तो हमारे भारत में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान में जिन्ना जी शुरुआत में थे, उसके बाद और भी लोग आए। तो इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी क्या हुई इन दोनों देशों की वो हम देखेंगे। तो भारत को उस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जियोपॉलिटिकली एक मेजर प्लेयर बनने की, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन था, बहुत पोटेंशियल दिख रहा था सबको भारत के अंदर। तो उस समय जो 1950s में USA और USSR ने भारत को वो चाहते थे दोनों कि भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहे ग्लोबल अफेयर्स में। उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो USA और USSR अपोजिट कैंप्स में थे। फिर भी दोनों चाहते थे कि भारत एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो इस ऑफर को भारत को किया गया 2-3 बार कम से कम। 1950 में शायद US ने किया था, 1955 में US और USSR दोनों ने किया था, लेकिन हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने फॉर वॉट एवर रीज़न मना किया, इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ चाइना को पहले दीजिए, चाइना को पहले बिठाया, फिर हमारी बात करते हैं। उनका लॉजिक क्या था अकॉर्डिंग? मुझे आज तक पता नहीं उनका लॉजिक क्या था। उनके इंटेंशंस क्या थे? उनके इंटेंशंस हिंदी चीनी भाई भाई के थे, और शायद चाइना को बड़ा भाई समझते थे। मुझे पता नहीं उनका एग्जैक्टली क्या मोटिव था ये करने का, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि प्रायोरिटी आप चाइना को दीजिए, भारत को बाद में दीजिए। तब चाइना में सिचुएशन क्या थी? चाइना में उस समय माओ त्से-तुंग स्ट्रॉन्ग मैन थे, और चाइना को नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, जो उन्होंने छीन के लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग को हराकर पावर कैप्चर किया था। चाइना पूरा टूटा फूटा देश था, और वो रीबिल्डिंग चालू था उस समय। और माओ त्से-तुंग वॉज अ वेरी क्लियर गाय। उनको बहुत क्लैरिटी थी कि किस दिशा में उनके देश को लेके जाना है। वो दिशा अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन वो क्लियर थे कहाँ जाना है। नेहरू जी बहुत क्लियर थे कि हमें कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी को कुछ नहीं बढ़ाएंगे, हम जियोपॉलिटिकली नॉन अलाइंड हो जाएंगे फॉर वॉट एवर रीज़न, और पता नहीं और क्या क्या। तो अमेरिका ने बहुत प्रयास किया भारत को कन्विंस करने को कि भाई आप UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। USSR ने भी वो इन्विटेशन दिया, भारत ने मना किया। फिर अर्ली 1960 या 61 में श्री कैनेडी ने भारत को ऑफर किया कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, आप एशिया के पहले देश बन जाइए जो न्यूक्लियर टेस्ट करे, एंड यू विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो नेहरू जी गुस्सा हो गए कि हम तो क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंट देश है, हम इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। उसके बाद US का और भारत का पूरा ब्रेकअप हो गया एसेंशियली, लाइक यू वुड से। और US समझ गया कि भारत को बिल्कुल भी, मतलब नेहरू जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पावर में और प्रोग्रेस में। और फिर एज वी नो कि 1960 ये ऑफर मना करने के 2 साल बाद ही, 1-1.5 साल बाद ही इंडिया चाइना वॉर हो गया। अगर उस समय भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो चाइना कभी भी आक्रमण नहीं करता भारत पर। एनीवे, ये सिचुएशन था। फिर भारत का उनका समझ गया कि कुछ चाहता नहीं है भारत, फिर वो पाकिस्तान की तरफ गए, US। और उस समय पाकिस्तान भी बहुत ही, वो भी पार्टीशन से निकल चुका था देश, और इतना कुछ उसका अच्छा चल नहीं रहा था। तो US ने पाकिस्तान को वो किया और अच्छे रिलेशंस बनाए, और इवेंचुअली 1970s में अगर आप जाएंगे तो US और चाइना का जो राप्रोचमेंट हुआ, उस समय पाकिस्तान ने बहुत इम्पोर्टेंट मीडिएशन का रोल उसमें प्ले किया था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब US ने पाकिस्तान का साथ दिया, किसिंजर और निक्सन ने। और वो जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल, मिनिमम 1 मिलियन पीपल मारे गए। उनको कुछ, दे वर ओके विद इट, बिकॉज
भारत उनका भी एडवर्सरी हो गया था, क्योंकि भारत उस समय यूएसएसआर के कैंप में चला गया था. सो पाकिस्तान वाज फर्मली इन द यूएस कैंप, भारत फर्मली यूएसएसआर के कैंप में था. आई थिंक ऑडियंस को यूएसएसआर की सिचुएशन भी थोड़ी समझानी चाहिए. हाँ. कि बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस स्टोरी. जो इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए वहाँ भी एक कोल्ड वॉर का एलिमेंट डेफिनेटली था. तो पहले आप वो थोड़ा सा कोल्ड वॉर का एंगल भी समझा दो. जी ज़रूर. तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और इमीडिएटली कोल्ड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि उस समय इतना समझ गया था पूरे दुनिया को कि दो बड़े पावर्स हैं. एक है यूएसएसआर, दूसरा है यूएस. और वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा पावर यूएस था, ना कि जर्मनी या फ्रांस या यूके. यूएस सबसे बड़ा पावर था, क्योंकि उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन जर्मनी में था और इटली में भी था. तो फिर ये दोनों अभी टेरिटोरियल एक्सपांशन करने लगे. सो उसके लिए आयरन कर्टन आ गया. ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्रीज, वॉर्सो पैक्ट का कंट्रीज हो गया, जो यूएसएसआर के कैंप में थे यूरोप में, और बाकी नेटो और ईयू हो गया. इवेंचुअली ईयू भी बना हो. तो ये दो बड़े कैंप्स हो गए, और इन दोनों में हॉट वॉर तो नहीं था, लेकिन कंप्लीट कोल्ड वॉर था. मतलब फुल एस्पियोनाज चल रहा था, सबोटाज चल रहा था, और एक दूसरे को इकोनॉमिकली आउटपेस करने की कोशिश थी. स्पेस रेस भी था, बहुत कुछ है, बहुत सारे अलग अलग एंगल थे इसमें. मतलब युद्ध नहीं कर रहे थे, पर अलग तरीकों से पैसों के युद्ध कर रहे थे, वेपन्स को एक्यूमुलेट कर रहे थे. युद्ध बाय अदर मीन्स कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर हॉट फायरिंग, काइनेटिक फायरिंग. तो इसमें फिर ये पूरा जो सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली स्प्रेड हो गया, क्योंकि चाइना वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री. चाइना एक उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था, और माओ त्से-तुंग स्टालिन के बहुत बड़े एडमायरर थे. तो यूएसएसआर और चाइना का उस समय काफ़ी क्लोज रिलेशन था कुछ समय के लिए, अनटिल मिस्टर स्टालिन डाइड. और जापान यूएस कैंप में था, क्योंकि वो यूएस ऑक्यूपेशन में है. कोरियन वॉर हो गया, तो नॉर्थ कोरिया चाइनीज़ कैंप में चला गया, साउथ कोरिया यूएस कैंप में चला गया. और फिर वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ. मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपको समझेगा. तो वियतनाम में भी कम्युनिस्ट थ्रेट दिख रहा था यूएस को, तो वो वहाँ चले गए. इवेंचुअली वो वहाँ से हार के आए. और सिमिलरली इंडिया सोवियत कैंप में था, बिकॉज मिस्टर नेहरू को यूएसएसआर ज़्यादा पसंद था. ही वॉज अ फेबियन सोशलिस्ट. और पाकिस्तान पैसे के लालच में यूएस कैंप में चला गया, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल रहा था. और जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट केनेडी ने भी एक ऑफर किया था नेहरू को, इट वाज अ वे टू गेट इंडिया इनटू द यूएस कैंप. डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि यूएस उस समय कम्युनिज्म को बहुत बड़ा थ्रेट परसीव कर रहा था. आई थिंक कोल्ड वॉर का लॉजिक ही ये था कि डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म की फाइट थी. यस, हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, नहीं हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा, हमारा वे ऑफ लाइफ बेटर है, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ बेटर, किसका बेटर है. सो पब्लिक के सामने इट इज़ कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी का वो ब्लैक एंड वाइट, गुड वर्सेस बैड ऐसा पोर्ट्रे करना पड़ता है. तो ये था, बट एक्चुअली इट वाज अ बैटल ऑफ एम्पायर्स. दो एम्पायर्स थे, कौन सा एम्पायर वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा. ईगो बैटल, ईगो एंड मटीरियल कंक्वेस्ट एंड मटीरियल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ वेल्थ, ऑफ टेरिटरी. एक्चुअल वो बैटल था, और टेक्निकली यूएस जीता. इवेंचुअली यूएस जीता 1991 में. यस, आई मीन लेट 80s अर्ली 90s में यूएस इवेंचुअली जीत गया. दे वर एबल टू इंजीनियर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर.